एक रनवे पर उतरते हुए विमान की आवाज से फिल्म की शुरुआत होती है। धीरे धीरे कैमरा एक गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ड्राइवर सीट पर बैठा है जिमी विकर्स, जो पहले स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में इंटेरोगेशन ऑफिसर था। घर पहुंचने पर वो अपने दोस्त ग्रिफिन का मैसेज सुनता है, मुझे तेरे माँ बाप के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है भाई। बस इतना सुनते ही जिमी की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगती हैं। स्पष्ट हो जाता है उसके परिवार पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। कुछ देर बाद जिमी एक पुराने बार में दाखिल होता है। वो बार के मालिक डेब्स और टेरी से पूछता है, तुम्हें कुछ पता है उस रात क्या हुआ था? टेरी पहले तो चुप्पी साध लेता है, कहता है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जिमी गुस्से में आकर बोलता है, तू तो मेरे घर से बस 50 गज दूर रहता है, चीखें नहीं सुनी तूने? टेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, अगर तू झगड़ा करने आया है तो निकल जा यहाँ से। जिमी अब अपनी सीमाएं खो देता है। वो टेरी की कॉलर पकड़ लेता है, उसे दीवार से धक्का देता है। तभी डेब्स बीच में आकर दोनों को अलग करती है और कहती है, टेरी अब सच बता दे। टेरी कांपती आवाज में बोलता है, उस रात मैंने फायर सर्विस को कॉल किया था। मैंने देखा था 4 लोग घर में घुस रहे थे। तुम्हारे पापा की चीखें सुनी पर डर के मारे खिड़की से ही देखता रह गया। ये सुनकर जिमी के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव उभरता है। रात गहराती है और अगली सुबह वो अपने जल चुके घर के गैराज में खड़ा होता है। चारों ओर राख, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और कोनों में धुआं अभी भी सूख नहीं पाया है। जिमी एक पुरानी पारिवारिक फोटो उठाता है। माँ और पापा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वो चुपचाप तस्वीर को सीने से लगाता है, मानो उसी में उनकी आखिरी झलक ढूंढ रहा हो। दृश्य बदलता है। कुछ दिन पहले का वही घर, जब सब कुछ सामान्य था। माँ कहती है, जॉर्ज लॉन काट देना, बेटा आने वाला है, घर साफ सुथरा दिखना चाहिए। पिता मुस्कुराते हैं, हाँ आज शाम तक कर दूंगा। उन्हें क्या पता था ये शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। दूसरी तरफ 4 गुंडे एक कार में बैठे नशा कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, आज का टारगेट रोज बैंक में पैसे जमा करने जाती है, आसान शिकार है। कुछ ही देर में एक लड़की बिल्डिंग से निकलती है और अपनी कार से बैंक की ओर बढ़ती है। गुंडे अपने खरगोश जैसे मास्क पहनते हैं और उसका पीछा करते हैं। सड़क के आखिर में वे उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, उसे बाहर घसीटते हैं और पैसे ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक कार रुकती है। स्टीयरिंग के पीछे है जॉर्ज विकर्स, यानी जिमी का पिता। वो शोर सुनकर रुकता है और पूछता है, क्या चल रहा है यहाँ? गुंडे उसे जाने को कहते हैं, पर जब वो पीछे नहीं हटता, एक गुंडा उसे बल्ले से मार देता है। जॉर्ज पलटवार करता है और एक को जोरदार घूंसा मार देता है। बाकी 3 डर जाते हैं। तभी पुलिस सायरन सुनाई देता है और वे भाग खड़े होते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इंस्पेक्टर हॉलैंड जॉर्ज से पूछताछ करता है। जॉर्ज कहता है, मैंने सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी, किसी को मारना नहीं चाहता था। पर इंस्पेक्टर व्यंग्य से बोलता है, मारने से पहले ये सोचना था, और वो जॉर्ज को मैनस्लॉटर के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। उस रात मरे हुए गुंडे के भाई वॉरेन को जब ये खबर मिलती है, वो पागल हो उठता है। वो अपने गिरोह से कहता है, जब तक वो बूढ़ा मर नहीं जाता किसी को वापस नहीं आना। कुछ ही घंटों बाद चारों गुंडे जॉर्ज के घर पहुंचते हैं। 2 आगे के दरवाजे पर, 2 पीछे की ओर। पीछे से एक कहता है, पहले औरत से निपटते हैं। अगले ही पल दरवाजा टूटता है और आतंक की शुरुआत होती है। जॉर्ज को दीवार से टिका दिया जाता है। उसके मुंह पर चाकू रखा जाता है। वॉरेन फुसफुसाता है, हीरो बनने की कोशिश की थी ना? और फिर दोनों को कुर्सियों से बांधकर उन पर पेट्रोल डाल दिया जाता है। पति पत्नी की चीखें हवाओं में गूंजती हैं और आग की लपटों में उनकी जिंदगी जल उठती है। कुछ देर बाद वहीं जली हुई दीवारों के बीच आज खड़ा है जिमी विकर्स। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, सिर्फ आग है, बदले की आग। कुछ वक्त बाद जिमी के पुराने दोस्त और पुलिस अफसर ग्रिफिन उसके घर पहुंचता है। वो बताता है कि पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसी रात करीब 11 बजे एक काली BMW को तेजी से भागते देखा था, लेकिन नंबर प्लेट नहीं पढ़ सका। ग्रिफिन को शक है कि वही गैंग जिसने जॉर्ज से भिड़ंत ली थी, उसी ने उनकी हत्या की है। पर अफसोस, कोई ठोस सबूत नहीं है। जिमी शांत स्वर में उससे कहता है, CCTV फुटेज भेज देना, मैं खुद देख लूंगा। आंखों में नमी लिए वो अपने माता पिता के जल चुके घर से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जिमी अपने माँ बाप की कब्र पर फूल रखता है। वो चर्च में सिर झुकाकर बैठा होता है कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। जिमी वो उसकी पत्नी मॉर्गन है। कभी वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे, पर अब तलाक की दहलीज पर खड़े हैं। मॉर्गन गुस्से और दर्द के मिले जुले लहजे में कहती है, तुम मेरे 5 ईमेल्स का जवाब नहीं दे सके, अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। जिमी की आंखों में बस खामोशी है। थोड़ी देर बाद वो नरमी से कहती है, अगर अकेलापन काटने लगे तो मेरे घर आ जाना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। उस पल जिमी की आंखों में एक हल्की चमक लौटती है, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। अगले दिन ग्रिफिन फिर उससे मिलता है और बताता है, वो BMW किसी वॉरेन नाम के आदमी की है और ये वही शख्स
शख्स है जिसका भाई उस झगड़े में मारा गया था। ग्रिफिन उसे चोरी वाली रात का फुटेज भी दे देता है। अब जिमी के अंदर का सैनिक जाग चुका है। रात के अंधेरे में वॉरेन जब जिम से निकलता है तो उसकी कार के पीछे किसी की गाड़ी हल्का धक्का मारती है। वो उतरकर गुस्से में चिल्लाता है, क्या बकवास है ये। तभी सामने की कार का दरवाजा खुलता है और बाहर आता है जिमी विकर्स। वॉरेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जिमी के एक वार से जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है वो खुद को अपनी ही कार की सीट पर बंधा पाता है। चारों तरफ पेट्रोल की गंध फैली हुई है। जिमी शांत लेकिन खौफनाक लहजे में बोलता है, 2 हफ्ते पहले तुमने 2 मासूमों को जिंदा जला दिया था, याद है। वॉरेन हंसते हुए कहता है, मैंने वही किया जो सही था। और फिर नफरत से भरी आवाज में वो और भी घिनौनी बातें उगल देता है, तेरी माँ को मैंने। उससे आगे जिमी कुछ नहीं सुनता। उसकी नसें तन जाती हैं पर वो खुद को संभालता है। धीरे से कहता है, तेरे साथ कौन था, उनके नाम बता, शायद तू बच जाए। वॉरेन कांपते हाथों से कुछ नाम लिखता है। जिमी सिगरेट जलाता है और जैसे ही लपट उठती है सब कुछ खत्म हो जाता है। काफी देर बाद जिमी मॉर्गन के घर पहुंचता है। शरीर पर चोट के निशान और बाजू में गहरी चोट। मॉर्गन दरवाजा खोलते ही चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ। वो उसे अंदर ले आती है, पट्टियां बांधती हैं और अपने हाथों से घाव सी देती है। कभी जो रिश्ता टूटने की कगार पर था वो अब फिर से सांस लेने लगता है। उस रात दोनों चुपचाप एक ही छत के नीचे सोते हैं, बिना शब्दों के, पर एक दूसरे की उपस्थिति में। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियों में आग लगी होती है। गैंग लीडर वॉरेन कार विस्फोट में मरा। लोग उसे नशे का सौदागर और अपराधी कहकर भूल जाते हैं, पर किसी को नहीं पता कि उस मौत के पीछे एक पिता का बेटा था। उधर गैंग के बाकी 2 सदस्य रॉब और लियोनन खबर सुनते ही शक करते हैं कि शायद वॉरेन के बिजनेस पार्टनर कैलिब ने उसे मारा है। वो सीधे उसके घर पहुंचते हैं और दरवाजा तोड़कर सवालों की बौछार कर देते हैं। कैलिब कुछ समझ नहीं पाता, तभी उसकी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है और दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। कैलिब चीखता है, मेरे इलाके में दोबारा दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। रात को ग्रिफिन फिर जिमी से मिलता है। वो कहता है, तू ये सब अकेला मत कर, सिस्टम को काम करने दे। पर जिमी की आवाज में अब स्टील जैसी ठंडक है। सिस्टम वही है जो रिपोर्ट लेता है, फाइल बंद करता है और गुंडे फिर सड़क पर घूमते हैं। मैं उन्हें वही सजा दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। ग्रिफिन कुछ नहीं कह पाता। अगली सुबह शहर में एक और डकैती होती है और एक दुकानदार गोली से मारा जाता है। ग्रिफिन मौके पर पहुंचता है। इंस्पेक्टर हॉलैंड वही पुरानी लापरवाही दिखाता है। वो कहता है, दुकानदार ने खुद ही मुसीबत मोल ली, बीवी को इंश्योरेंस मिल जाएगा, खुश रहो। ग्रिफिन का धैर्य टूट जाता है। अब उसे समझ आता है कि यह सिस्टम वाकई सड़ा हुआ है। उसी समय जिमी अपनी अगली चाल चलता है। उसका अगला निशाना है रायन, वॉरेन का साथी। वो उसे पकड़कर एक वीरान फैक्ट्री में ले जाता है, कुर्सी से बांध देता है और उसके मुंह में क्लैंप लगाता है। स्पेशल ऑप्स ट्रेनिंग के सभी हथकंडे अब बदले का हथियार बन चुके हैं। जिमी उसके गले में सीमेंट डाल देता है और रायन की सांस वहीं थम जाती है। अगली सुबह पुलिस को उसका शरीर मिलता है, ऊपर से नीचे तक जम चुका, मानो पत्थर बन गया हो। डीसीआई हॉलैंड इस केस में दिलचस्पी दिखाता है। अगर इसे सुलझा लिया तो प्रमोशन पक्का। उसी बीच बार मालिक टेरी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देता है जिसमें जिमी एक बेहोश आदमी को अपनी कार में डालते हुए दिख रहा है। डेब्स उसे रोकने की कोशिश करती है, कुछ मत कहना वरना हमारी पब भी राख हो जाएगी, पर टेरी डर जाता है। अब पुलिस जिमी के पीछे है। वे मॉर्गन से पूछताछ करते हैं लेकिन वह सब झूठ बोल देती है। जिमी उस वक्त उसके घर में ही छिपा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर जाता है और सुपरमार्केट पहुंचता है, 2 पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ने को बढ़ते हैं, एक कार अचानक सामने आकर रुकती है और सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही पुलिस वैन के पास वो काली कार रुकती है, उसमें से 2 भारी भरकम आदमी निकलते हैं और पलक झपकते ही अफसरों पर टूट पड़ते हैं। उस अफरा तफरी में जिमी को छुड़ा लिया जाता है। जिमी चौंक जाता है क्योंकि उस कार से खुद कर्नल लीच बाहर आते हैं। ये वही कर्नल हैं जिन्होंने जिमी को कभी स्पेशल ऑप्स में ट्रेन किया था। वो जिमी को सख्त नजरों से देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं अपने अधूरे काम को खत्म करने के लिए। उसके बाद वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आओ। अब जिमी को खुली छूट मिल गई थी। सेना का आदमी होने के नाते वो जानता था कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उधर पुलिस ऑफिसर ग्रिफ अपने साथी जो स्वॉट टीम का लीडर है से कहता है कि इस केस को ज्यादा गंभीरता से न लिया जाए। जो को कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए वो पूछता है, क्या तुम उस कातिल को जानते हो? ग्रिफ धीरे से सच बता देता है, वो मेरा दोस्त है जिसके माँ बाप को बेरहमी से मारा गया था। जो ये सुनकर और भड़कता है, लेकिन ग्रिफ कहता है, हॉलैंड भी कुछ अलग नहीं है। वो बस इस केस को हल करके सुपरिंटेंडेंट बनना चाहता है, लेकिन उस जैसे लोग ही पूरे डिपार्टमेंट को सड़ा देते हैं। दूसरी तरफ जिमी अब अपने बदले की आखिरी कड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसे पता था कि जब तक सेना उसके पीछे खड़ी है, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। एक स्ट्रिप क्लब में लियोन नाम का गुंडा बैठा था। तभी किसी ने उसके पास एक लिफाफा भेजा। उसमें उसके साथी रयान की लाश की तस्वीर थी। डर के मारे लियोन क्लब से भागता है, लेकिन कुछ दूर जाकर जिमी उसके सामने आ खड़ा
होता है। जब लियोन होश में आता है तो देखता है कि उसका निचला हिस्सा लोहे के गेट से और ऊपरी हिस्सा कार से जंजीर से बंधा हुआ है। लियोन बार बार चीखता है, मैंने क्या किया? पर जिमी के भीतर अब सिर्फ नफरत बची थी। वो बिना कुछ कहे कार स्टार्ट करता है, एक्सीलरेटर दबाता है और अगले ही पल लियोन का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। अगले दिन कर्नल लीच और डीसीआई हॉलैंड की मुलाकात होती है। कर्नल साफ कहते हैं, जिमी हमारे लिए काम करता है, पुलिस के लिए नहीं, उसे हमें सौंप दो। हॉलैंड इनकार कर देता है, अगर तुम कानून को अपने हाथ में लोगे तो जेल में सड़ोगे। कर्नल शांत होकर अपनी कुर्सी पर झुकते हैं और कहते हैं, 2009 में जब एक आतंकवादी ने ब्रिटेन में हमले की साजिश रची थी तो किसी से कुछ नहीं उगलवा पाए, लेकिन जिमी ने सिर्फ 10 मिनट में उस शख्स को बोलने पर मजबूर कर दिया। ऐसे लोग मौत से नहीं डरते, वो उसे गले लगाते हैं। फिर वो चेतावनी देते हैं, वो अपना काम पूरा करेगा और हवा में गायब हो जाएगा। हॉलैंड कहता है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कर्नल ठंडी आवाज में जवाब देते हैं, अगर तुमने जिमी को छुआ भी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसी बीच पुलिस कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट को अचानक आर्मी हेड से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। आर्मी चीफ का लहजा सीधा था, जिमी को किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो हमारी सबसे अहम एजेंसी के लिए काम करता है। रात को जिमी अपने आखिरी निशाने की तलाश में निकलता है। रॉब, वही आदमी जो उसके माँ बाप के कातिलों में से था, वो उसे एक ड्रग डीलर के ठिकाने तक ले जाता है, सबको खत्म कर देता है और फिर कैलेब, वॉरेन का बिजनेस पार्टनर, को पकड़ लेता है। कैलेब को कुर्सी पर बांधकर जिमी उसी के ड्रग बनाने वाले केमिकल से उसका पैसा घोल देता है। फिर वो पूरा घोल उसके सिर पर उड़ेल देता है। कैलेब चीखता है और धीरे धीरे पिघल जाता है। इधर हॉलैंड को पता चलता है कि कांस्टेबल ग्रिफ शुरू से ही जिमी की मदद कर रहा था। वो उससे पूछता है, अब जिमी का अगला निशाना कौन है? ग्रिफ बस इतना कहता है, उसे मत रोकना, वो जो कर रहा है उसका हकदार है। लेकिन हॉलैंड नहीं मानता। वो जिमी का पीछा करते हुए आखिरी जिंदा गैंग मेंबर रॉब तक पहुंचता है। कुछ देर बाद जिमी उसे पकड़ लेता है, समुंदर किनारे ले जाकर जमीन पर घुटनों के बल बिठा देता है। वो सिरिंज निकाल कर कहता है, ये केमिकल तुम्हारे अंदर से तुम्हें जला देगा। रॉब उस पर थूकता है और कहता है, ट्रंक खोल कर देखो। जिमी जैसे ही ट्रंक खोलता है, अंदर मॉर्गन की लाश पड़ी होती है, वही मॉर्गन जिसने जिमी की पत्नी को मारा था। थकान और सदमे में डूबा जिमी गुस्से में रॉब पर पूरी मैगजीन खाली कर देता है। उसी वक्त स्वॉट टीम और हॉलैंड वहां पहुंचते हैं। ग्रिफ भी आता है और हॉलैंड पर चिल्लाता है, तुमने रॉब को छोड़ा ताकि वो जिमी तक पहुंचे, लेकिन उसने उसकी बीवी को मार डाला। हॉलैंड चुप रह जाता है। जो SWAT लीडर अपनी टीम को देखता है और आदेश देता है, सब पीछे हटो। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। अब बस जिमी और उसका अधूरा बदला बाकी है। टूटा हुआ जिमी वहां से निकलने लगता है। हॉलैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी बस उसकी तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का मार देता है। हॉलैंड जमीन पर गिर पड़ता है और जिमी चुपचाप वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक अंधेरी गली में एक लड़की कचरा फेंकने आती है। अचानक दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो चीखती है, तभी गली के आखिर में जिमी दिखाई देता है। दोनों गुंडे उसे चेतावनी देते हैं कि बीच में न पड़े। जिमी बस हल्की मुस्कान देता है और स्क्रीन काली पड़ जाती है, एक संकेत कि जिमी की लड़ाई शायद अब भी खत्म नहीं हुई।